नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और चलते हैं पहली खबर की तरफ। राणे ग्रुप ने अपने समूह की कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस प्रस्ताव के तहत राणे ग्रुप की दो कंपनियों राणे ब्रेक लाइनिंग यानी आरबीएल और राणे इंजन वाल्व यानी आरईवीएल का ग्रुप की तीसरी लिस्टेड कंपनी राणे मद्रास यानी आरएमएल के साथ मर्जर होगा। बीते शुक्रवार यानी 9 फरवरी को ग्रुप की तीनों कंपनियों के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के तहत आरबीएल के शेयरधारकों को 20 शेयरों के बदले आरएमएल के 21 शेयर मिलेंगे, वहीं आरईवीएल के शेयरधारकों को 20 शेयरों के बदले में आरएमएल के 9 शेयर मिलेंगे। इस रीस्ट्रक्चरिंग से समूह का स्ट्रक्चर आसान होगा और 3,373 करोड़ रुपए की बिक्री वाली बड़ी कंपनी बनेगी। खबर के चलते 12 फरवरी को राणे ब्रेक का शेयर 8.6% गिरकर राणे इंजन का शेयर 5% के निचले सर्किट पर, लेकिन राणे मद्रास का शेयर करीब 15% उछलकर 849 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल ने अपने बॉन्ड होल्डर्स को रीपेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी की ओर से आई जानकारी के मुताबिक ये प्रक्रिया 7 फरवरी को पूरी की जा चुकी है, जिसके तहत 3.2 अरब डॉलर के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी को 2029 तक सफलतापूर्वक एक्सटेंड कर दिया गया है। खबर के चलते 12 फरवरी को वेदांता के शेयर में 2.5% की गिरावट के साथ 267 रुपये 50 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। 14 फरवरी को खबर आई कि पेरेंट कंपनी वीआरएल की जीक्यूजी पार्टनर्स के साथ भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता में हिस्सा बेचकर 1 अरब डॉलर जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। कर्ज को कम करने की मंशा से यह हिस्सा बिक्री की जा सकती है। दिसंबर तिमाही के अंत तक वीआरएल पर 7.5 अरब डॉलर या 62,493 करोड़ रुपए का कर्ज था। आपको बता दें कि दिसंबर अंत तक मोमोटो ग्रुप के पास वेदांता की 63.71% हिस्सेदारी थी और यह सौदा ब्लॉक डील के जरिए हो सकता है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के तमिलनाडु में स्थित कॉपर मेटल प्लांट को रीस्टार्ट यानी दोबारा स्टार्ट करने पर विचार करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। इससे कंपनी का बंद पड़ा प्लांट दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। 14 फरवरी को वेदांता का शेयर करीब 5% की मजबूती के साथ 282 रुपये 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 15 फरवरी गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 8.2 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई। 2.2% हिस्से के इस सौदे की वैल्यू 2,255 करोड़ रुपए आंकी गई है। 15 फरवरी को कारोबार के अंत पर शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 268 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। तीसरी खबर, ईज माई ट्रिप ब्रांड के तहत ऑपरेट करने वाले ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर इजी ट्रिप प्लानर्स ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एंट्री ले ली है। असल में इस कंपनी के बोर्ड ने अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत ये कंपनी जीवनी हॉस्पिटैलिटी में 100 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। खबर के चलते 12 फरवरी को इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर में करीब 4.5% की गिरावट के साथ 48 रुपये 85 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। चौथी खबर, तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट के बोर्ड ने अग्रणी सीमेंट नाम की कंपनी की 85% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। दोनों कंपनियों के बीच कुल 325.11 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। यह सौदा 31 मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। खबर के चलते 12 फरवरी को जेके लक्ष्मी सीमेंट का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ 909 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मैक्स हेल्थकेयर ने नागपुर के एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 100% हिस्सेदारी 412 करोड़ रुपए में खरीद ली है। एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी और ट्रांसप्लांट से जुड़ी सेवाएं ऑफर करता है। इस अधिग्रहण के जरिए मैक्स हेल्थकेयर की टियर 2 शहरों में विस्तार करने की योजना है। 12 फरवरी को मैक्स हेल्थकेयर का शेयर हल्की बढ़त के साथ 877 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 897 रुपये 65 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। छठी खबर, रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल की ओर से रेवलगांव शुगर फार्म के आइकॉनिक ब्रांड्स को खरीदने की घोषणा की गई है। 27 करोड़ रुपए में होने जा रही इस डील में कॉफी ब्रेक और पान पसंद समेत कई सारे ब्रांड शामिल है। इस अधिग्रहण के जरिए आरसीपीएल की एफएमसीजी सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने की मंशा है। खबर के चलते 12 फरवरी को रिलायंस रिटेल की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल का शेयर 0.5% से ज्यादा गिरकर 2,904 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 13 फरवरी को रिलायंस ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। 13 फरवरी को इंटरडे में रिलायंस के शेयर ने 2,958 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और इस तरह ये कंपनी 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। इससे पहले 2 फरवरी को शेयर ने 2,949 रुपये
90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। 13 फरवरी को कारोबार के अंत पर आरआईएल का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ 2,926 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, सोमवार 12 फरवरी को एपीजे सुरेंद्रपाक होटल्स लिमिटेड यानी एएसपीएचएल के आईपीओ की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर यह शेयर 155 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 186 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 20% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस काफी अच्छा मिला था। यह आईपीओ कुल 63 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने कुल 920 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 12 फरवरी को कारोबार के अंत पर एपीजे सुरेंद्रपाक का शेयर 186 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 10.2% के प्रीमियम पर 205 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 155 रुपए के इशू प्राइस से करीब 32.25% ऊपर है। आठवीं खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए जॉइंट वेंचर यानी जेवी एग्रीमेंट किया है। ये जेवी एग्रीमेंट 2 विदेशी कंपनियों के साथ किया गया है, जिसमें एक कंपनी अमेरिका की है और दूसरी थाईलैंड की। इन दोनों कंपनियों के नाम रिनाइसिस इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर सीजी पावर की ओर से आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यानी OSAT फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। 12 फरवरी को कमजोर बाजार में भी सीजी पावर का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ 434 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर गंगवाल परिवार पर लगा 150 दिन का लॉक इन मंगलवार 13 फरवरी को खत्म हो गया। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2023 को गंगवाल परिवार ने इस कंपनी में 4.5% हिस्सेदारी बेची थी और फिलहाल उनके पास इस कंपनी की 25.22% हिस्सेदारी बची हुई है। 13 फरवरी को कारोबार की समाप्ति पर इंडिगो का शेयर आधा फीसदी गिरकर 3,047 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर करीब 2% गिरकर 3,006 रुपये 5 पैसे तक भी फिसल गया था। 10वीं खबर, हिंडाल्को की अमेरिका की सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस के दिसंबर तिमाही के नतीजे बाजार अनुमान के मुताबिक रहे। कंपनी का मुनाफा 1.2 करोड़ डॉलर से 10 गुना बढ़कर 12.1 करोड़ डॉलर रहा। नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अच्छी दी है, पर इस कंपनी के क्षमता विस्तार खर्च में पहले के अनुमान के मुकाबले 64% की बढ़ोतरी की गई है और इसमें देरी भी हो रही है। पहले के वित्त वर्ष 2026 के मुकाबले अब ये 2026 में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे खर्च बढ़ेगा और इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज के साथ साथ कैश फ्लो पर भी असर होने की आशंका जताई जा रही है। नोवेलिस के नतीजों के बाद सीएलएसए ने हिंडाल्को के शेयर की रेटिंग खरीदे से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी और लक्ष्य को बढ़ाकर हालांकि 635 रुपये कर दिया है। 13 फरवरी को कारोबार के अंत पर हिंडाल्को का शेयर 12.5% गिरकर 509 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर ने 496 रुपये 35 पैसे का निचला स्तर भी छुआ था। 11वीं खबर, अमांसा होल्डिंग ने 713 रुपये के भाव पर स्टार हाउसिंग फाइनेंस के 11,40,000 शेयरों की खरीदारी की है। स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी को इस सौदे के जरिए शासन लीजिंग ने इस कंपनी के 3,35,000 शेयर और बजाज फाइनेंस ने 8,04,000 शेयर 713 रुपये के भाव पर बेचे हैं। 13 फरवरी को कारोबार के अंत पर स्टार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर करीब 2.5% गिरकर 61 रुपये 72 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बर्जर पेंट्स को ओडिशा सरकार की ओर से जमीन का आवंटन किया गया है। ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से आवंटित की गई जमीन करीब 80 एकड़ की है, जो कि खोर्डा जिले में है। कंपनी की ओर से इस जमीन का इस्तेमाल इंटरमीडिएट्स, पेंट्स और अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इकाई स्थापित करने पर किया जाएगा। इस खबर के चलते 13 फरवरी को बर्जर पेंट्स का शेयर 1.5% की बढ़त के साथ 558 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, 14 फरवरी को बीपीसीएल के 68,36,000 शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील के जरिए बीपीसीएल ईएसपीएस ट्रस्ट ने कंपनी में अपना 0.3% हिस्सा बेचा है। बीपीसीएल के बोर्ड ने बीपीसीएल एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम 2020 और मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के तहत इस सौदे को मंजूरी दी थी। इस ब्लॉक डील में कोटक और मोतीलाल ओसवाल फंड समेत कुल 17 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने खरीदारी की है। इस ब्लॉक डील के बाद 14 फरवरी को शेयर में दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और शेयर 7.25% की बढ़त के साथ 626 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। इस तरह ये शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। 14वीं खबर, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। इन 4 कंपनियों में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप यानी AGEL RG1, अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 यानी ATSOL और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यानी AEML के नाम शामिल हैं, जिनका आउटलुक पिछले साल फरवरी में मूडीज ने बदलकर नेगेटिव कर दिया था। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले S&P ने अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी के क्रेडिट आउटलुक को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया था। साथ ही अदानी हिंडनबर्ग मामले में 3 जनवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
समीक्षा याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा जेफरीज ने अदानी एंटरप्राइजेस पर 3,800 रुपये के लक्ष्य और खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है। इन सब खबरों के चलते 14 फरवरी को अदानी ग्रीन का शेयर 2.1%, अदानी एंटरप्राइजेस 0.7% और अदानी विल्मर का शेयर 1.3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 15वीं खबर, फोर्स मोटर्स के शेयर ने बुधवार 14 फरवरी को 4,565 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। असल में इस दिन इस शेयर की एनएसई पर भी लिस्टिंग हो गई थी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार की शुरुआत हो गई है, जो पहले केवल बीएसई पर हुआ करती थी। खबर के चलते 14 फरवरी को शेयर में हल्की गिरावट के साथ 4,420 रुपये 15 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 16वीं खबर, दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने 13 फरवरी को घोषणा की कि वो यूएस की इंश्योरटेक कंपनी एग्नि ग्लोबल और उसकी हैदराबाद की सहयोगी कंपनी एग्नि ग्लोबल आईटी सर्विसेज में 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये हिस्सेदारी $6.6 करोड़ या करीब 550 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी जाएगी और आगे विप्रो के पास बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने का भी विकल्प होगा। इस खबर के चलते 14 फरवरी को विप्रो का शेयर करीब 1/4% चढ़कर 512 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, मन्नापुरम फाइनेंस का शेयर 14 फरवरी को 4.25% की गिरावट के साथ 170 रुपये 5 पैसे के स्तर तक लुढ़क गया था। दरअसल इस कंपनी को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक तगड़ा झटका दिया है। इस कंपनी की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ को सेबी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, पर इस शेयर में कारोबार की समाप्ति दिन के निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ 2.5% की मजबूती लेकर 182 रुपये 15 पैसे के स्तर पर देखने को मिली थी। 18वीं खबर, 14 फरवरी को आईपीओ बाजार की 3 कंपनियों की लिस्टिंग हुई। पहला नाम है राशि पेरिफेरल्स का। शेयर एनएसई पर 339 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 311 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस से 9.2% के प्रीमियम पर है। इस आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 63 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 600 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में राशि पेरिफेरल्स का शेयर 311 रुपए के इशू प्राइस से 3.1% ऊपर, वहीं 339 रुपये 50 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 5.5% नीचे 320 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरा नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसकी लिस्टिंग कमजोर रही है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर एनएसई पर 396 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 414 रुपये के इशू प्राइस से 4.3% के डिस्काउंट पर है। बावजूद इसके कि इस आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। इस आईपीओ को कुल 20 गुना के आसपास बोलियां मिली थी। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 570 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 396 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 7.2% नीचे और 414 रुपये के इशू प्राइस से 11.2% नीचे 367 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 20वीं खबर, 14 फरवरी को लिस्ट होने वाली तीसरी कंपनी थी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी लिस्टिंग भी निराशाजनक रही। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर एनएसई पर 430 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 468 रुपये के इशू प्राइस से 8.1% के डिस्काउंट पर था। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस भी कुछ खास नहीं मिला था। यह आईपीओ कुल 4.25 गुना के आसपास ही भरा था। इस आईपीओ से कंपनी ने कुल 523.07 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 14 फरवरी को कारोबार की समाप्ति पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 430 रुपये 25 पैसे के ओपनिंग प्राइस से करीब 1.5% ऊपर, लेकिन 468 रुपये के इशू प्राइस से 6.6% नीचे 437 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को लेकर भी जांच चल रही है। रविवार को रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में चीन से हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जांच कर रही है। हालांकि पेटीएम ने पेमेंट सर्विस इकाई में चीन से किसी बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नकार दिया है। साथ ही चर्चा ये भी है कि कंपनी के निदेशक विजय शेखर शर्मा ने कंपनी के बोर्ड से बाहर होने का ऑफर दिया है। हालांकि कंपनी के लिए एक राहत की खबर ये भी है कि उसे मर्चेंट्स का समर्थन मिल रहा है। इन सब खबरों के बीच 12 फरवरी को पेटीएम का शेयर करीब 0.25% गिरकर 416 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 13 फरवरी को खबर थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर का बेहद सख्त रवैया सामने आया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हुए फैसले की समीक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये फैसला काफी लंबे विचार विमर्श के बाद लिया गया है। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि हफ्ते भर में आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी करेगा। इस बीच मैक्वेरी ने शेयर की रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी और लक्ष्य 650 रुपये से घटाकर सीधे 275 रुपये कर दिया। इन सब खबरों के बीच 13 फरवरी को पेटीएम का शेयर में
10% के निचले सर्किट पर 380 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। 14 फरवरी को खबर थी कि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी आरबीआई का ऑर्डर आने से पहले विदेशी निवेशकों ने पेटीएम के 7,441 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। तीसरी तिमाही में विदेशी निवेशकों की ओर से ये सबसे ज्यादा बिकवाली वाला शेयर था। इस बिक्री के बाद विदेशी निवेशकों की पेटीएम में होल्डिंग 33,148 करोड़ रुपए से घटकर 25,706 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही इस कंपनी की पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक के तौर पर काम करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई समेत कई सारे बैंकों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यह भी थी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस खबर के चलते पेटीएम के शेयर में 14 फरवरी को 10% के निचले सर्किट पर 342 रुपए 15 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई, जो कि शेयर का रिकॉर्ड निचला स्तर था। 15 फरवरी को खबर आई कि कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई जारी की, जिसमें फेमा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला शामिल था और इस जांच को शुरू होने की बातचीत कंपनी ने स्वीकार ली है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अधिकारियों से इस जांच के तहत पूछताछ की गई है। कंपनी ने माना कि ईडी और अन्य अथॉरिटी से नोटिस मिलते रहते हैं और इस जांच को पूरा करने में कंपनी सहयोग कर रही है। हालांकि पहले इस जांच को लेकर कंपनी खंडन कर चुकी है। 15 फरवरी को पेटीएम का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 325 रुपए 5 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, नकदी के संकट से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने 1,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। निकाले जाने वाले कर्मचारी कंपनी के कुल स्टाफ के 15% हिस्से के बराबर है, क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल करीब 9,000 कर्मचारी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी की इस छंटनी के जरिए अपने ऑपरेशनल खर्च यानी लागत को कम करने की योजना है। इस कदम से कंपनी का अपने निवेशकों के हितों को बनाए रखने का भी उद्देश्य है। खबर के चलते 12 फरवरी को स्पाइसजेट का शेयर करीब 4% से ज्यादा गिरकर 65 रुपए 33 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। ओयो होटल्स एंड होम्स अपने आईपीओ के लिए दाखिल अर्जी को वापस ले सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओयो बहुत जल्द मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दाखिल अर्जी को वापस लेने की तैयारी कर सकती है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने अक्टूबर 2021 में आईपीओ के जरिए $1 अरब से ज्यादा की रकम जुटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। माना जा रहा है कि कंपनी अब पब्लिक रूट के बजाय निजी फंडिंग राउंड के जरिए पूंजी जुटा सकती है। इससे पहले अप्रैल 2023 में कंपनी की ओर से आईपीओ के लिए दाखिल संशोधित अर्जी में जुटाई जाने वाली रकम की वैल्यू को 40 से 60% तक घटा दिया गया था। दूसरी खबर, फूड डिलीवरी जायंट स्विगी अगले 2 हफ्ते में मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपने आईपीओ से जुड़ी अर्जी दाखिल कर सकती है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी की $1 अरब या 8,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 10 से 11 अरब डॉलर के वैल्यूएशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी के पास पिछले फंडिंग राउंड की करीब $80 करोड़ की नकदी अभी भी बची हुई है। आने वाले आईपीओ की तैयारी के मद्देनजर इस कंपनी का मुनाफे में आने को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। तीसरी खबर, देश के 2 सबसे बहुचर्चित स्टार्टअप्स बायजूस और पेटीएम के करीब 13,500 कर्मचारी सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्टार्टअप कंपनियां अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों को नियामक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्टाफिंग फर्म एक्सफिनो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,500 में से 6,500 से ज्यादा कर्मचारी पेटीएम के हैं और करीब 7,000 कर्मचारी बायजूस के हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर कर्मचारी सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं और करीब 76% कर्मचारी ऐसे हैं जो 5 से 10 लाख की सैलरी ब्रैकेट में आते हैं। तो चलिए, इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपके साथ इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी आप कोई भी खबर जानना चाहते हैं तो आप मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।